तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए इकाई 10 का अध्ययन कर रहे हैं, यूनिट 10 को पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को पढ़ा था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को पढ़ा था। अब हमें सतर्कता आयोग को पढ़ना शुरू करना है, विजिलेंस कमीशन को पढ़ना शुरू करना है। और इस अगली कक्षा के बाद हम आपको प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो आप चाहें तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। लगभग 96 पेज का नोट्स रहेगा, 96 पेजेस का नोट्स रहेगा, जिसमें अब तक हमने जितने आयोग पढ़े हुए हैं उन सभी के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले जैसा हम करते आए हैं, हम पिछली कक्षा के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, उन्हें लगाएंगे, फिर हम सतर्कता आयोग को पढ़ना शुरू करेंगे, विजिलेंस कमीशन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बढ़िया स्माइल कीजिए, दिमाग को फोकस कीजिए और चलिए एक एक करके प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रवृत्त हुआ था? इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू द फोर्स? कब प्रवृत्त हुआ था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 2005 में आरटीआई अधिनियम आया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। याद करेंगे दोस्तों, तो मई 2005 में अधिनियम पारित हुआ था, जबकि अक्टूबर 2005 में अधिनियम लागू हो गया था। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि 2005 में ये अधिनियम आया, ये एक्ट आया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज। क्या है केंद्रीय सूचना आयोग? एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हम जानते हैं कि सर यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। बी और सी दोनों, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट। याद करेंगे, हम जब आयोग को पढ़ रहे थे तो हमने इसकी महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ा था, और वहीं पर यह लिखा हुआ था कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट। यही रीजन है कि अब तक कोई भी सूचना आयुक्त दोबारा अपने पद पर नियुक्त नहीं हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोबारा अपनी पोस्ट पर नहीं आया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आयोग के आयुक्त व सदस्यों को हटाने की शक्ति निहित है। द पावर टू रिमूव द कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ द कमीशन इज इम्प्लाइड। कौन हटा सकता है? कमेंट करेंगे, बताइए इसका सही जवाब क्या है। मेंस बैच में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, इसका सही जवाब है सी। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है। तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो, दोनों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसा काम सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज करंटली द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो हमने डिस्कस किया था कि वाई के सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा फिलहाल मुख्य सूचना आयुक्त है, फिलहाल ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इसके बाद अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? हु इज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर? पहले तो पहले कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। पहले कौन थे दोस्तों? वजाहत हबीबुल्ला। हमने फोटोज को भी डिस्कस किया था, इसके अलावा जो सिनॉप्सिस आपको दिया गया है उसमें भी ये चीज दी गई है। आगे है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
कब हुआ था? व्हेन वॉज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12 के द्वारा, सेक्शन 12 के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग का 14वां वार्षिक सम्मेलन कहां पर हुआ? वेयर वॉज द 14th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हेल्ड? तो ये दोस्तों दिल्ली में आयोजन किया गया था। हाल ही में आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाषण भी दिया था। तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, 14वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो ये हमें ऐसे पता चला था कि हाल ही में 2019 में जब आरटीआई अधिनियम में बदलाव किए गए और कहा गया कि वेतन भत्ते और पदावधि का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, तो केंद्र सरकार ने कार्मिक मंत्रालय के तहत एक नियम जारी किया और उसी नियम में हमें पता चला था कि अब कार्यकाल को 3 साल कर दिया गया है, 3 ईयर कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अगला है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज लोकेटेड? तो इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्य संरचना में सम्मिलित है। द मेंबर कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज इंक्लूडेड। तो हमें याद करना होगा, हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तो होता है और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त तो होते हैं। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसमें शामिल होते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सी, अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। सॉरी, उपरोक्त दोनों, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने इसके लिए एक प्रक्रिया को समझा था कि सर इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए एक समिति बनाता है और उस समिति में 3 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल में लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात विपक्ष का नेता। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं रहा? एएन तिवारी, सत्यानंद मिश्र, जेएस वर्मा, दीपक सिंधु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जेएस वर्मा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया? अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 वॉज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? किस धारा के तहत किया गया, प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि धारा 12 के द्वारा, सेक्शन 12 के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? धारा 12A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू रिमूव द चीफ एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपने पद से हटा सकता है, अपनी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। तो सही जवाब क्या होगा? बी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? अब ये आपको याद करना है।
अलग से लिखा हुआ था कि साहब जो वेतन और सेवा शर्तें हैं वो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नियम भी केंद्र सरकार बनाती है। और अगर आयोग को कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वो कर्मचारी भी केंद्र सरकार ही उपलब्ध करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। क्लियर है यहां तक? सभी लोग कर बताएंगे ऑल गुड? ठीक, प्रीलिम्स वाले दोस्त बताएंगे सारी बातें स्पष्ट हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के चयन की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें 3 लोग शामिल हैं और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए किस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए? इन विच फील्ड वन शुड हैव द सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू बिकम द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए गए थे। सार्वजनिक जीवन का अनुभव भी हो सकता है, विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी का अनुभव भी हो सकता है, पत्रकारिता जनसंचार और प्रशासन का अनुभव भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग में प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो पहली महिला जो इस आयोग की अध्यक्ष बनी थी वो थी दीपक संधू। दीपक संधू पहली महिला थी जो इस आयोग की अध्यक्ष रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? टू whom डज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट? तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट दोस्तों केंद्र सरकार को देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे संसद में पेश करती है, इसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? यह अगला प्रश्न पूछा गया है। बिफोर हुम डज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर टेक ओथ बिफोर अज्यूमिंग देयर ऑफिस? तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये सभी राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ धारण करते हैं और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। ओके, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। तो या तो ये राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे या फिर उस व्यक्ति के सामने शपथ लेंगे जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आइए विचार करना शुरू करते हैं। पहला, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, बिल्कुल सही है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप सोच करके देखिएगा जब एग्जाम सेंटर में आप होंगे तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होगा आपके ऊपर। तो ये जो शब्द है नहीं, और ये कंफ्यूजिंग है, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ऐसे चीजों को ध्यान से पढ़ो और इन चीजों को अंडरलाइन करो कि उसने क्या पूछा है। फिर जो कंटेंट हमारे पास है उस कंटेंट से इस स्टेटमेंट को टैली करो। आप देखेंगे कि आपका जवाब सही ही होगा दोस्तों। अगला है, इन्हें संसद या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर और एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये किसी राजनीतिक दल से
जुड़े नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जवाब क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने पर किसके द्वारा इस मामले की जांच की जाती है? तो अभी डिस्कस किया था कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी जांच की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द चीफ एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट? किन आधारों पर हटाया जा सकता है? पढ़ना शुरू करते हैं। दिवालिया घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जो राष्ट्रपति की नजर में नैतिक भ्रष्टाचार हो, मोरल टर्पिट्यूड पढ़ा था हमने। शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ, तो जवाब क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी मामले की जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? Which court, power of which court has the Central Information Commission has power of which of the following court? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, सिविल कोर्ट की पावर होती है। और सिविल न्यायालय की शक्तियों में हम जानते हैं दोस्तों क्या क्या आता है। तो सिविल कोर्ट की पावर में आप किसी को समन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बुला सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ये सारे पॉइंट इसमें निकल करके आते हैं। आगे बढ़ेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ना मिलने पर कितने दिन के अंदर सूचना आयोग में अपील की जा सकती है? विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड टू द इंफॉर्मेशन कमीशन इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड अंडर दिस एक्ट? तो 90 दिनों के भीतर, 90 डेज के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 2019 में संशोधन किया गया और माना जाता है कि इस संशोधन के द्वारा कहीं ना कहीं इस अधिनियम को कमजोर किया गया है, इसे वीक किया गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे के पूरे एक्ट में जो भी प्रोविजन थे उसमें पदावधि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वेतन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अब दोनों ही शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। और ये सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोगों के लिए नहीं किया गया, इवन राज्य सूचना आयोगों में पदावधि निर्धारण की जो शक्ति है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में टेन्योर को डिसाइड करने की जो पावर है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है। ठीक है, वेतन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और अन्य सूचना आयुक्त का वेतन क्या होता है, जबकि राज्यों में दोनों का समान है लेकिन केंद्र में दोनों का अलग अलग है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द एमपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टैब्लिश? इसकी स्थापना कब की गई? तो 22 अगस्त 2005 को, 22 अगस्त 2005 को जो आरटीआई अधिनियम है, आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसकी धारा 15 के द्वारा, सेक्शन 15 के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। धारा 15 के द्वारा इसे शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है? अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट एमपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज सेट अप? तो अभी हमने आपको बता दिया, धारा 15 सेक्शन 15 के द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं? इन एडिशन टू अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कमिश्नर
कैन बी देयर इन एमपी स्टेट कमीशन। तो बिल्कुल सही सेम स्ट्रक्चर है। कल एक लाइन में हमने इसे समझ लिया था कि चाहे केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक जैसा है। तो वहां पर एक अध्यक्ष 10 सदस्य थे, यहां पर भी एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, जितने भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और अदर इंफॉर्मेशन कमीशन, इनको नियुक्त करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। लेकिन राज्यपाल इन्हें एक समिति की सिफारिश पर ही नियुक्त करते हैं। उस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उसमें एक सदस्य मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थे? तो वो थे दोस्तों टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो केंद्रीय आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंप रहा था? केंद्र सरकार को। ठीक इसी तरह जो राज्य आयोग है वो अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है, स्टेट गवर्नमेंट को सौंपता है। और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इसे विधानसभा में पेश करे, वो इसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त की जाने वाली समिति में शामिल नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी टू बी अपॉइंटेड टू द चीफ एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट? तो कौन शामिल नहीं होता? राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता सर। राज्यपाल तो नियुक्त करता है, गवर्नर तो अपॉइंट करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है? कौन नियुक्त करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, राज्यपाल नियुक्त करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। बताइए, यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं सभी लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बातें स्पष्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो इसमें से सभी, चाहे वो अरविंद कुमार हो, इकबाल अहमद हो, केडी खान हो, सभी मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त रहे हैं, एमपी स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं। राज्य के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? टू होम डज द चीफ एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो चूंकि नियुक्ति राज्यपाल ने की है तो अपना त्यागपत्र भी किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को ही सौंपेंगे ना, गवर्नर को ही वो अपना रेजिग्नेशन भी सौंपेंगे। अगला प्रश्न है, किसी मामले की जांच करते समय राज्य सूचना आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? तो इससे भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिविल कोर्ट की पावर प्राप्त होती है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल द्वारा कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटाने हेतु किससे जांच करवानी होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप आंसर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। पढ़िए अच्छे से और जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, चौथा कैग। बताइए। ओके, ठीक है, नहीं ये गलत कर रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब होगा सी। देखो दोस्तों, तभी हमने कहा था, कल भी आपको बताया था कि जांच तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हाई कोर्ट जांच नहीं करेगा। जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही इन्वेस्टिगेट करेगा। उसमें लिखा भी हुआ है, आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इवन सिनॉप्सिस में भी ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो हम गलत करके आते हैं।
अगला, निम्न में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? राज्यपाल। आसान है ये प्रश्न, तो इसमें कुछ नहीं है। कौन सा मंत्रालय मध्य प्रदेश सूचना आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो मध्य प्रदेश का जो कार्मिक प्रशासन का मंत्रालय है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों के लिए किस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए? तो योग्यताएं बिल्कुल वही हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग के लिए थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी अनुभव होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, विधि विज्ञान और तकनीक में अनुभव होना चाहिए, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा और जनसंचार में अनुभव होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका प्रावधान अध्याय 4 में किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना कितने दिनों के भीतर उपलब्ध करनी चाहिए? 30 दिनों के अंदर सूचना मिलनी चाहिए, और अगर सूचना जीवन और मृत्यु से संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के तहत मिलना चाहिए, 48 आवर्स में मिलना चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जीवन की सूचना, यह भी आपको बताया, 48 घंटे 48 आवर्स में मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर, सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कौन सा संस्थान? हाँ, तो ये सभी संस्थान, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सड़क बल, ये सभी इससे बाहर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड, ओके। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार किस देश में लागू हुआ? तो जवाब है स्वीडन। हमने पढ़ा था कि 1766 में स्वीडन में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था। भारत में 1990 में इसकी मांग शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है। आखिरी प्रश्न है इस पूरे आयोग का, संशोधन 2019 के पहले आयुक्त का कार्यकाल कितना होता था? तो आपको हमने बताया था कि पहले कार्यकाल 5 वर्षों का था, लेकिन अब जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया गया है, 3 ईयर और 65 ईयर कर दिया गया है। तो इस तरह हमने कुल 48 प्रश्न लगाए हैं जो पिछले टॉपिक से जुड़े हुए हैं। देखिए प्रश्न बहुत सीरियसली आप लगाइए, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक बार आप प्रश्न लगा लेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है कि आपने टॉपिक पढ़ा, सिनॉप्सिस बनाए, फिर आपने प्रश्न भी लगा लिए, एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, पूरा चक्र आपका खत्म हो जाता है। जल्दी कमेंट कीजिए कितने नंबर हैं। उम्मीद हमेशा मैं यही करता हूं कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, पीडीएफ से नोट्स पढ़ रहे होंगे, सिनॉप्सिस बना रहे होंगे, और फिर आप एमसीक्यू को हल कर रहे होंगे और बार बार चीज़ों को कंपेयर करके याद कर रहे होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी तो उसमें हमने केंद्रीय सूचना आयोग के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के प्रश्नों को लगाया था। अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है और हमें डिस्कस करना है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि यह भी एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ये एक सांविधिक निकाय है, इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी संसदीय अधिनियम से बना हुआ है, यह किसी पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है। तो दोस्तों विजिलेंस कमीशन का जो निर्माण है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा हुआ था। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ा था।
उनके बारे में हमने पढ़ा था कि साहब उनकी जब शुरुआत हुई थी, उनकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो वो एक कार्यकारी निकाय थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी थे। बाद में उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, बाद में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक इसी तरह जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया जाएगा, तब यह एक कार्यकारी निकाय था, यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। बाद में अधिनियम बना करके इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, बाद में एक्ट बना करके इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, जो अभी हम समझेंगे बहुत डिटेल में। तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार का निकाय है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जवाब देंगे कि यह एक सांविधिक निकाय है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। अब हम देखते हैं कि सर हमें किन किन बातों की चर्चा करनी है, कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, मतलब आयामों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड आप जानते हैं, इसका अर्थ ये है कि किस तरह से विकास हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। फिर हम जानेंगे सामान्य परिचय, हमेशा की तरह महत्वपूर्ण हिस्सा। फिर हम चर्चा करेंगे कुछ मुख्य धाराओं के बारे में, हम संरचना को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम नियुक्ति की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। फिर हम आगे चलेंगे, हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे, कार्यों की चर्चा करेंगे, कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कौन कौन से लोगों की जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कर सकता है, किस किस को सीवीसी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम संगठन की बात करेंगे। 3 अंग हैं इसके, 3 अलग अलग विंग हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और फिर कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे, अदर फैक्ट की बात करेंगे। और इन्हीं अन्य तथ्यों में हम मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की बात भी करेंगे। इन्हीं अन्य तथ्यों में हम सीबीआई को भी डिस्कस करेंगे और इसी में हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करेंगे। तो अदर फैक्ट में हम ये 3 पॉइंट और इंक्लूड कर देंगे ताकि एक और बेहतर पर्सपेक्टिव हमें चीज़ों का मिल सके। ठीक है, तो अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आयाम समझने के बाद आपके दिमाग में कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया है कि हम इस टॉपिक को एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, इसको हम आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की, सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सर ये जो शब्द है विजिलेंस, ये जो शब्द है सतर्कता, इसका मतलब क्या होता है। देखो विजिलेंस का मतलब अगर आपने हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखी है तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने ग्रीन एरो करके सीरीज देखी तो विजिलेंट आई। देखो विजिलेंस का मतलब होता है किसी पर नजर बनाए रखना। ठीक है, विजिलेंस का मतलब होता है किसी पर नजर बनाए रखना, किसी भी चीज को मॉनिटर करना। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का यही काम है कि जितने भी अधिकारी हैं उन पर ध्यान रखना कि कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो सतर्कता का बड़ा सीधा सा मतलब होता है नजर बनाए रखना। इसका अर्थ समझें, सरकारी अधिकारियों व सरकारी तंत्र पर निगरानी रखना, मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर एंड गवर्नमेंट मशीनरी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सतर्कता आयोग की शुरुआत कैसे हुई या इसका इतिहास क्या है, एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। तो 1941 में, 1941 में जिस समय भारत पर ब्रिटेन का शासन है, एक पुलिस बनाई गई जिसे कहा जाता है विशेष पुलिस, जिसे कहा जाता है स्पेशल पुलिस। एक स्पेशल पुलिस बनाई गई जिसका काम ये था कि वो देखेगी कि मशीनरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये पुलिस बल काम करना शुरू किया। जैसे जैसे ये बल आगे काम करता गया, आवश्यकता पड़ी कि हम इसे रेगुलेट करें, हम इन पर नियंत्रण स्थापित करें। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए 1986 में केंद्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। दिल्ली
स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और इसमें ये बताया गया कि ये जो स्पेशल पुलिस हमने बनाई है, ये जो विशेष पुलिस हमने बनाई है, इसके कार्य क्या क्या होंगे। और इसका मुख्य कार्य, इसका मेजर फंक्शन था कि ये भ्रष्टाचार के मामलों को देखे, ये करप्शन के मामलों को एड्रेस करे। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में कर्मचारियों का भ्रष्टाचार रोकने के लिए या कम से कम उनकी जांच करने के लिए, निगरानी रखने के लिए 1941 में पहला स्टेप लिया गया। 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम बना करके उसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। आगे चल के सरकार ने एक समिति बनाई जिसे हम भ्रष्टाचार निरोधक समिति के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रष्टाचार निवारक समिति या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया संथानम जी को। ठीक है, संथानम जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो हम पॉपुलरली इस कमेटी को संथानम समिति के नाम से जानते हैं, संथानम कमेटी के नाम से जानते हैं। इसकी शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसकी स्थापना 1962 के आसपास हुई थी और धीरे धीरे इसने अपनी रिपोर्ट देना शुरू कर दी। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भारत में दो बड़े संस्थान बने, इंडिया में दो बड़े इंस्टीट्यूट बने। एक बना सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो 1963 में बना, और दूसरा बना सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो 1964 में बना। तो ये कहानी आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? पूरी स्टोरी में उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में स्पष्ट हो रही है कि सर सबसे पहले 1941 में एक स्पेशल पुलिस को बनाया गया, फिर 1946 में 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट लाया गया ताकि इनके कार्यों को रेगुलेट किया जा सके। फिर 1962 में 1962 में एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी बनाई, जिसे हिंदी में हम भ्रष्टाचार निरोधक समिति कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी। और इस समिति के अध्यक्ष थे के संथानम, तो इसे हम संथानम समिति के नाम से भी जानते हैं। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में दो निकाय बनाए गए, इंडिया में दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए। 1963 में 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण संस्थान। और दोस्तों 1964 में 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई, सीवीसी को एस्टैब्लिश किया गया। फिर हम आगे देखते हैं कि आगे जाकर के 2004 में 2004 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 बनाया जाता है और इस अधिनियम के आधार पर सीवीसी को सांविधिक दर्जा दिया जाता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है। तो ये एक ब्रीफ कहानी है कि किस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्माण हुआ है, किस तरीके से सीवीसी बना है। इसमें दो तीन बातें और महत्वपूर्ण हैं। बीच में एक दो केसेस भी हुए और उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सीबीआई है उसे सीवीसी के अंडर में काम करना चाहिए या फिर उसे असिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक की कहानी एक बार पीपीटी में देखते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा सीबीआई का गठन किया गया के संथानम समिति की सिफारिश पर। फिर 11 फरवरी 1964 को संथानम समिति की सिफारिश पर कार्यकारी आदेश के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। फिर आगे देखेंगे कि सितंबर 2003 में, माफ कीजिए मैंने 2004 लिख दिया था, उसको इग्नोर करेंगे। सितंबर 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा सीवीसी को सांविधिक दर्जा दिया गया। चलो, अब यहां तक जो हमने पढ़ा है, पहले हम प्रश्न बनाते हैं, फिर आपसे हम वार्तालाप करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे आप लोग। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि बताइए विशेष पुलिस की स्थापना कब की गई, स्पेशल पुलिस को कब
बनाया गया? तो जवाब क्या देंगे? 1941 में। दूसरा प्रश्न वो आपसे पूछेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कब बनाया गया? तो जवाब देंगे 11 फरवरी 1964, 11 फरवरी 1964। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि जब सीवीसी बनाया गया, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया गया, तो वो किस प्रकार का निकाय था? व्हाट काइंड ऑफ बॉडी वाज सीवीसी एट द इनिशियल लेवल? तो जवाब देंगे कि शुरुआत में वह एक कार्यकारी निकाय था, शुरुआत में वह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब याद आ रहा है आपको? हमने पढ़ा था ऐसे सभी निकाय जो कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा बनाए जाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम कार्यकारी निकाय कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि सीवीसी को सांविधिक दर्जा कब मिला? व्हेन सीवीसी गॉट द स्टैट्यूटरी स्टेटस? तो जवाब देंगे सितंबर 2003 में, सितंबर 2003 में सीवीसी अधिनियम 2003 के द्वारा सांविधिक दर्जा मिला। CVC got statutory status by CVC Act 2003 on September 2003। लास्ट प्रश्न, सीबीआई का गठन कब किया गया? सीबीआई कब बनी? तो आप बताएंगे सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा बनाई गई, होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन द्वारा बनाई गई। मतलब सीबीआई भी एक कार्यकारी निकाय है, सीबीआई भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसके लिए कोई अधिनियम नहीं लाना पड़ा और ना ही संविधान में कोई संशोधन करना पड़ा। पहले मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ रही हैं, क्लियर है? बताइए एक बार जल्दी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी बातें बड़ी स्पष्ट हैं आपके दिमाग में। अब कुछ और बातें समझ लीजिए, 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं, इनको भी याद रखिएगा। जनवरी 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया और वहीं मई 2014 में विसिल ब्लोअर अधिनियम पारित किया गया। ये सारी चीजें भारत में भ्रष्टाचार को मिटाने से जुड़ी हुई हैं, तो बस हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये बात हम मुख्य परीक्षा में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जब से लोकायुक्त अधिनियम बना है, तो लोकायुक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र और विजिलेंस कमीशन के कार्यक्षेत्र में टकराव होता है। देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकायुक्त एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो उस बात को भी हमें समझना होगा। विसिल ब्लोअर अधिनियम, इसका पुराना नाम था PID एक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन। इसे अभी अधिनियम बनाया गया, पहले एक प्रस्ताव आया था 2004 में, इसे अधिनियम बनाया गया है 2014 में और बहुत चर्चा में भी था। विसिल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? देखो, विसिल ब्लोअर सीटी बजाने वाला, तो सर इसका अर्थ क्या? सीटी बजाने वाले का तो हम सामान्यतः गलत ही समझते हैं, लेकिन यहाँ विसिल ब्लोअर का जो अर्थ है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक संस्था में काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तब जब व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसने देखा कि यार ये कुछ बातें गलत हो रही हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो शिकायत करता है किसी से, कोई उसकी बात नहीं सुनता है, तो वो बाहर आकर के इसकी जानकारी देता है, तो उसे विसिल ब्लोअर कहा जाता है। ठीक है, उसे विसिल ब्लोअर का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ दो बातें और कि जनवरी 2014 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया और मई 2014 में विसिल ब्लोअर एक्ट को पारित किया गया। तो इस तरह से हमने पूरे सीवीसी की पृष्ठभूमि को पढ़ा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बैकग्राउंड को पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे होंगे कि सर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या कुछ बहुत ही बेसिक फैक्ट जहां से प्रश्न बन जाते हैं। पहले तो आप इसका लोगो देखिए, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का लोगो है वो इस तरह का है और बीच में इसमें एक आंख बनी हुई है, आई, और आंख किसको रिप्रेजेंट करती है कि आपको देखा जा रहा है, यू आर बीइंग वॉच्ड। ठीक है, ये सारी बातों को आंख रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब सामान्य परिचय में कुछ बातें ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं कि इसका गठन कब हुआ, 11 फरवरी 1964। किसकी सिफारिश पर? के संथानम समिति। याद रखिएगा, समिति का नाम के संथानम नहीं था,
के संतानम समिति के अध्यक्ष थे। समिति का नाम भ्रष्टाचार निवारक समिति था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी था। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब ये किस प्रकार का निकाय है, तो आप बताएंगे कि फिलहाल ये सांविधिक निकाय है और 2003 में अधिनियम बना करके इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पहले मुख्य आयुक्त एस.एन. राव थे, जबकि वर्तमान में जो इसके आयुक्त हैं वो पी.के. श्रीवास्तव हैं। ये श्री एन.एस. है, ठीक है, माफ कीजिए, श्री एन.एस. राव ये पहले मुख्य आयुक्त हैं, पहले चीफ कमिश्नर हैं, और वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त हैं, चीफ कमिश्नर हैं, इनका नाम है श्री पी.के. श्रीवास्तव। ये 21वें प्रमुख हैं, 21वें नंबर के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। आगे बढ़े। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना और शासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड इंक्रीज द इंटीग्रिटी इन द गवर्नेंस। इसका मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका मंत्रालय जरूर कार्मिक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो वो इसके लिए कुछ सामान्य नियम वगैरह बना देता है, लेकिन ये मंत्रालय के प्रति जिम्मेदार नहीं है, ये सीधे संसद के प्रति जिम्मेदार है, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये विशेष तौर पर याद रखने वाला तथ्य है। हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि यह किसके प्रति उत्तरदायी है। इट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, एक बार प्रश्नों को बनाते हैं और फिर आप जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि सीवीसी कब बना, 11 फरवरी 1964 में। दूसरा प्रश्न पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर इसका जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा, ध्यान देंगे आप लोग, जवाब देंगे मेरे प्रश्नों का सभी लोग, ठीक है, ऑल आर विद मी, जवाब दीजिए। फिर तीसरा यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सीवीसी। तो क्या जवाब आएगा, सर एन.एस. राव। ठीक है। फिर पूछेगा वर्तमान सतर्कता आयुक्त कौन है, हु इज द करंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो जवाब होगा पी.के. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न पूछेगा यह किस मंत्रालय के तहत आता है, कार्मिक मंत्रालय के तहत, लेकिन यह एक स्वतंत्र निकाय है। इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी हु इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, जो संसद के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है सारी बातें। इसी तरीके से हमें क्लास में ही चीजों को याद करना है 2 से 3 बार रिकॉल करके, ताकि हमें सारी बातें याद हो सके। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक हर एक बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो रही है और प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी अलग से। लेक्चर देखिए, मेरे साथ बने रहिए, इसके बाद पीडीएफ एक बार पढ़िए, फिर सिनॉप्सिस को अपनी कॉपी में बनाइए, एमसीक्यू लगाइए, दैट्स इट। कल आपकी रिवीजन क्लास होगी, बहुत बढ़िया सी बड़ी सी क्लास होगी, जहाँ पर हम सारे आयोगों को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो कल आपके लिए जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आज हो सके तो इस पे काम कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ देना। अगर कोई दूसरा विषय भी पढ़ रहे हो तो आज बस मैं आपका समय चाहता हूँ। आज एक काम करोगे आप लोग, कल के लेक्चर से पहले जितने भी आयोग हुए हैं तो सबका सिनॉप्सिस आपने बनाया होगा, क्योंकि मैं डे 1 से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बना लेना। ठीक है, तो सभी का सिनॉप्सिस आपने निश्चित तौर पे बनाया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई टीचर आपसे 20 लेक्चर से एक ही बात बोल रहा है तो ये बात सुनी जानी चाहिए, है ना। तो उन सिनॉप्सिस को आप पढ़ोगे ध्यान से, उनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पूरे सिनॉप्सिस को पढ़ के आओगे और फिर आप रिवीजन क्लास अटेंड करोगे। तब आप देखना आपको सारे आयोग में जो जो कन्फ्यूज़न है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके सारे कन्फ्यूज़न मिट जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब हमें बात करनी है, अच्छा ये सबकी फोटो है, ये देखिए सभी लोगों की फोटो है, क्लियर।
चलिए, अब एक एक करके जरा ये ध्यान देंगे, एक एक टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। अब हमें गठन और संरचना की बात करनी है, हमें फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की बात करनी है। मतलब अब हम महत्वपूर्ण धारा पढ़ना शुरू करेंगे, अब हम इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, धारा 3 में बहुत सारे भाग हैं। धारा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। धारा 3.1 में क्या होगा, तो हमेशा धारा 3 जो होती है ना, उसका जो पहला हिस्सा होता है वो गठन से जुड़ा हुआ होता है, वो फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि सीवीसी का गठन, फॉर्मेशन ऑफ सीवीसी। लेकिन अधिनियम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सीवीसी का गठन केंद्र सरकार करेगी। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सीवीसी का गठन, फॉर्मेशन ऑफ द सीवीसी, इतना ही लिखा हुआ है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अभी जितने आयोग हमने पढ़े उसमें एक लाइन जरूर लिखी होती थी कि केंद्र सरकार द्वारा आयोग का गठन, एस्टेब्लिशमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है। दूसरा जो है 3.2, इसमें आयोग की संरचना दी गई है, इसमें कमीशन के स्ट्रक्चर को बताया गया है। और संरचना में ये लिखा हुआ है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाएगा, और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होंगे। एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होगा और मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। सामान्य भाषा में हम याद करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष को यहाँ पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहा जाएगा और सदस्यों को यहाँ पर विजिलेंस कमिश्नर कहा जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो सर इसका स्ट्रक्चर हो गया 1+2। बहुत आसान है, याद रख पाएंगे सर, 1+2 का स्ट्रक्चर है। जबकि सूचना आयोग में क्या था, 1+10 का स्ट्रक्चर था। वहां पर एक मुख्य सूचना आयुक्त था और 10 अधिकतम सूचना आयुक्त थे, एक चेयरपर्सन था और मैक्सिमम 10 मेंबर उसमें हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो धारा 3.3 है, इसमें योग्यताओं की चर्चा की गई है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात की गई है। योग्यताएं बहुत सारी हैं। जैसे पहली योग्यता में लिखा है कि या तो वह व्यक्ति ऑल इंडिया सर्विस से हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट की किसी सर्विस से हो, जो विजिलेंस, भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियों के निर्माण, प्रशासन या पुलिस का अनुभव हो। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो ऑल इंडिया सर्विस या यूनियन सर्विस के जो लोग हैं उन्हीं को विजिलेंस कमिश्नर बनाया जा सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि वह व्यक्ति बीमा, बैंक, सतर्कता, विधि या अन्वेषण का जानने वाला हो, इंश्योरेंस, बैंक, विजिलेंस, लॉ, इन सभी को जानने वाला हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने योग्यताओं को लेकर के एक केस गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति आयोग का अध्यक्ष होगा वो हमेशा आईएएस ही होना चाहिए। मतलब एक आईएएस ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो योग्यताएं याद मत कीजिए, यहाँ की योग्यताओं से प्रश्न नहीं आता है, इसीलिए आप इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगली धारा बहुत आसान है, इसमें बात की गई है सचिव की और कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोग में एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन में एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा और मुख्यालय कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा। अब देखो कुछ बातें ना यहाँ पर मैं आपको आगाह कर दूं, जरूरी है एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे दूं। अभी तक ना हमने सूचना आयोग से पहले जितने भी आयोग पढ़े थे तो उसमें हम एक पॉइंट पिक कर लेते थे। अगर हमने एक जगह पर देखा केंद्र सरकार तो हमारे मुंह में ना लड्डू से फूट जाते थे कि वाह क्या बात है, बड़ा आसान है सर, अब तो हर जगह केंद्र सरकार की ही बात होनी है, अब तो हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात होनी है। जनरली यही होता था। लेकिन सूचना आयोग ने हमारे मुंह में लड्डू की जगह बहुत सारी खटास छोड़ दी। प्रॉब्लम ये हो गई कि सूचना आयोग से हमने देखा कि साहब कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और कुछ काम जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी कहानी ऐसी ही है, कुछ काम यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा, कुछ काम यहाँ पर केंद्र सरकार करेगी। तो सिनॉप्सिस आपकी बहुत मदद करेंगे क्योंकि उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करके चीज़ों को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई मत कर देना कि केंद्र सरकार तो हर जगह केंद्र सरकार या राष्ट्रपति तो हर जगह राष्ट्रपति,
ध्यान रखेंगे, 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक जैसा रूल अप्लाई नहीं करेंगे आप यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगली धारा की बात। अच्छा, तो स्पष्ट है, हमें यह पता चला कि आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य 1+2 का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें बात करनी है नियुक्ति, पदावधि और हटाने की प्रक्रिया की, अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियुक्ति कैसे की जाती है, अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो देखिए साहब, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन सीधे सीधे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकते। इसके लिए राष्ट्रपति को एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनानी होती है, 3 लोगों की चयन समिति बनानी होती है, और उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को नियुक्त किया जाता है, कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। तो कौन होता है उस कमेटी में? उस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उसमें गृह मंत्री शामिल होते हैं और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि यही प्रक्रिया हमने सूचना आयोग में भी देखी थी, हमने इंफॉर्मेशन कमीशन में भी देखी थी, लेकिन एक पॉइंट वहां पर अलग था, एक पॉइंट उसमें दूसरा था। कमेटी में एक मेंबर की क्वालिफिकेशन अलग थी, तो उसके बारे में बताएंगे आप मुझे एक बार, क्या अंतर था? ठीक है, बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो उसमें सर एक बात बहुत अलग थी कि उसमें मंत्री का पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं था। यहाँ पर गृह मंत्री लिखा हुआ है, वहां पर यह लिखा हुआ था कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो हमें यह पता चला कि सर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति को इसके लिए एक चयन समिति बनानी पड़ेगी, एक सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी। अगला सवाल आता है पदावधि, शपथ, वेतन, ये सारी चीजें क्या है, समझते हैं एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पदावधि के बारे में, टेन्योर के बारे में। तो ये लिखा हुआ है कि चाहे वो अध्यक्ष हो या चाहे वो सदस्य हो, दोनों की जो पदावधि है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की है, वो 4 ईयर या फिर 65 ईयर की है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी री अपॉइंटमेंट, वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। ठीक ऐसी ही बात है, हमने देखा था कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो भी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते, वो भी री अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके बाद इसी में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और सदस्य सभी को जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाएगी, और चूंकि राष्ट्रपति ने इन्हें नियुक्त किया है तो ये अपना त्यागपत्र भी, ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही सौंपेंगे। 2 बातें इसमें और हैं। एक बात तो ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद राज्य या केंद्र सरकार में कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि पद की निष्पक्षता बनी रहे, ताकि जो पोस्ट है उसकी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया और मैंने देखा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के खिलाफ कोई मामला आया है, मिनिस्टर के पास हमारे पास आए, कहते देखो इस मामले को दबा दो, जैसे ही तुम रिटायर हो गए हम तुम्हें कहीं का ना डायरेक्टर बनवा देंगे, बस इस मामले को दबा दो। तो इससे इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी, ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो ये लिख दिया गया कि साहब आफ्टर रिटायरमेंट भी आप कहीं पर भी सेवाएं नहीं दे सकते, कहीं पर भी आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे केंद्र या राज्य सरकार के तहत। इसी में दोस्तों वेतन की बात भी की गई है, इसी में सैलरी की बात भी की गई है। और वेतन आप याद रखेंगे, सैलरी धारा 5 में ही बात की गई है। धारा 5 का जो 7वां भाग है उसमें वेतन की बात की गई है, और कहा गया है कि जो इसका अध्यक्ष है, जो इसका चेयरपर्सन है, जिसे हम सेंट्रल या चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, इसका वेतन उतना ही होगा जितना कि यूपीएससी के अध्यक्ष का होता है। और दूसरी बात लिखी गई है सदस्यों के वेतन के बारे में।
मेंबर्स की सैलरी के बारे में, और कहा गया है कि इनका वेतन उतना ही होगा जितना कि यूपीएससी के सदस्यों को होता है, जितना कि यूपीएससी के मेंबर्स का होता है। तो वेतन भी बता दिया साहब कि किसका कितना वेतन होगा, कौन किसके सामने शपथ धारण करेंगे, कौन किसको त्यागपत्र देंगे, ये बातें बता दी। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार चीजों को रिकॉल करते हैं, प्रश्न पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की संरचना बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ सीवीसी। तो जवाब क्या देंगे कि सर इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि इन्हें नियुक्त कौन करता है, हु अपॉइंट। तो जवाब देंगे इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि राष्ट्रपति इन्हें एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि सीवीसी का जो चयन करती है उस समिति में कौन होता है, सीवीसी की सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है। तो जवाब देंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, ये इसमें शामिल होते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछेगा त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। वेतन कितना होता है तो बताएंगे अध्यक्ष का वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर और सदस्य का जो वेतन है वो यूपीएससी के सदस्य के बराबर। क्लियर है ना। इसके बाद फिर अगला प्रश्न वो आपसे पूछ रहा होगा कि ठीक है एक बात और बता दीजिए कि साहब जो सीवीसी में सचिव है, ध्यान देना इस प्रश्न पर, सीवीसी में सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हु अपॉइंट्स सेक्रेटरी इन सीवीसी। ये आंसर बताओ, मजा आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, बहुत बढ़िया सर, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अच्छा, कार्यकाल और रह गया 4 वर्ष और 65 वर्ष, ये इनका टेन्योर है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला लिखा हुआ है हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस। तो अगर मैं इसे एक लाइन में समराइज करूं तो हटाने की प्रक्रिया ठीक वही है जो हमने सूचना आयोग में पढ़ी थी। तो हमने सूचना आयोग में क्या पढ़ा था, वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। तो कहा गया है कि चाहे वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो या फिर वो विजिलेंस कमिश्नर हो, चाहे वो मुख्य सतर्कता आयुक्त हो या अन्य सतर्कता आयुक्त हो, सभी को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा। तो पूछने लगे लोग कि साहब कैसे हटाएंगे, ये भी तो बताइए जरा। तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके हैं इनको हटाने के। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका यह है कि राष्ट्रपति इन्हें सीधे सीधे हटाएगा, प्रेसिडेंट इन्हें डायरेक्ट हटाएगा। तो कहा कैसे? कहा कि अगर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, या फिर वो से ऐसे अपराध के लिए जेल हो जाए जिसमें नैतिक अक्षमता शामिल हो, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो, या फिर वो व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण कर ले, वो व्यक्ति इनकैपेबल हो जाए काम करने के लिए, या फिर वह व्यक्ति ऐसे हितों को धारण कर ले, ऐसे इंटरेस्ट को धारण कर ले जिससे उसके कार्य प्रभावित होने लगे। ये वो केसेस हैं जहां पर राष्ट्रपति सीधे सीधे हटा सकते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सीधे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कहा गया कि अगर इन्हें कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाना है, कहा गया कि अगर इन्हें मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर हटाना है तो हटाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता होगी आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद आ रहा है, सूचना आयोग में हमने बिल्कुल यही पढ़ा था कि 2 तरीके हैं हटाने के। पहला तरीका सीधे, दूसरा तरीका राष्ट्रपति की जांच। तो राष्ट्रपति की जांच की आवश्यकता वहां पड़ती है जब हटाने का आधार, रिमूवल का ग्राउंड क्या हो दोस्तों, तो हटाने का आधार
मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी हो। हटाने का आधार मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो, तब हमें यह चीज अप्लाई करनी होती है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है सारी बात। तो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, आधार साबित कदाचार या असमर्थता, प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की जांच, और बेसिस क्या है, दिवालिया हो जाए, ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जिसमें मोरल टर्पिट्यूड शामिल हो, अपनी पदावधि के दौरान कहीं और वेतन प्राप्त करने लगे, मानसिक या शारीरिक अक्षमता आ जाए, ऐसे वित्तीय हित अर्जित कर लें जिससे उसके काम पर प्रभाव पड़ने लगे। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें स्पष्ट होंगी। अब 7वीं धारा है, इसमें नियम बनाने की बात की गई है कि आयोग के जो भी कर्मचारी होंगे उनके लिए नियम कौन बनाएगा। तो ये भी आसान है, याद कीजिए अभी हमने पढ़ा था कि आयोग में अगर सचिव नियुक्त करना है तो सचिव भी एक कर्मचारी है, तो उन्हें नियुक्त कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर नियम भी बनाने हैं तो नियम बनाने का काम भी कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। हटाने की प्रक्रिया हो गई, नियुक्ति की बात कर ली, त्यागपत्र डिस्कस कर लिया, शपथ की बात कर ली, पदावधि भी डिस्कस कर ली, फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर की बात कर ली, मुख्यालय की बात कर ली। यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं? क्या सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर है? बताएं आप लोग, सभी लोग। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि और कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जहां से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान देंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, पर कुछ धाराएं हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। धारा 8 में आयोग के कार्य और शक्तियों की बात की गई है, और आप जानते हैं कि जितने भी आयोग हम पढ़ते आए हैं, एनजीटी को छोड़ दीजिए, नीति आयोग को छोड़ दीजिए, तो हर एक के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, सिविल कोर्ट की पावर है। तो सीवीसी के पास भी सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, सिविल कोर्ट की पावर है। और दोस्तों एक बात याद रखना, सीवीसी अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करती। मान लीजिए कि एक केस आया सीवीसी के सामने भ्रष्टाचार का, तो ये खुद जांच नहीं करेगी, ये मदद लेगी हमेशा सीबीआई की। सीबीआई के द्वारा ये किसी केस की जांच करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये केसों की जांच करती है। इसके बाद धारा 10 है, इसमें एक्टिंग चेयरपर्सन की बात कही गई है कि अगर मुख्य सतर्कता आयुक्त नहीं है तो किसी सतर्कता आयुक्त को मुख्य बनाया जा सकता है। अगला है सिविल न्यायालय की शक्तियां, तो यह धारा 11 में बताया गया है सिविल न्यायालय की शक्तियों के बारे में। धारा 13 में यह कहा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी चीजें आपको पता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आयोग के जितने भी व्यय हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है सर? अभी ना हमने महिला आयोग, बाल आयोग, इनकी चर्चा की थी, और वहां पर हमने देखा था कि जो आयोग के व्यय हैं, जो भी कमीशन का एक्सपेंडिचर है, वो केंद्र सरकार के अनुदान से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से आता है। लेकिन यहां पर यह मेंशन किया गया है कि यहां आयोग के जितने भी खर्चे हैं, कमीशन का जितना भी एक्सपेंडिचर है, वो कहां से आएगा? भारत की संचित निधि से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे है धारा 14, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देंगे, प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट देंगे, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे, पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ठीक है। इसके बाद धारा 15 में आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं वो सिविल सेवक। आप समझ रहे हैं ना कि इसको जल्दी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि सिविल सेवक होने का मतलब ये है कि जो इंडियन पीनल कोड 1860 है उसकी धारा 21, ठीक है, धारा 21 के आधार पर सिविल सेवक को परिभाषित किया गया है, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। तो आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उन्हें सिविल सेवक माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसके बाद है धारा 18, जांच कराने हेतु जानकारी मांगने की शक्ति।
अगर मान लीजिए आयोग किसी भी चीज की जांच कर रहा है तो जांच करने के लिए उससे जानकारी की आवश्यकता होगी। तो कोई भी दूसरी बॉडी ये नहीं कहेगी कि भैया हम आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, ये आपको याद रखना। तो ये महत्वपूर्ण धारा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो सिर्फ एक है कि भारत की संचित निधि पर खर्च भारित होते हैं और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। बाकी की आवश्यकता नहीं है, बाकी को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हम आयोग के एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन रह गया है, इसके बारे में जो चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार के द्वारा निम्न समिति की सिफारिश पर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग कमिटी। ईडी बहुत चर्चा में है, सुना होगा आपने, आजकल बहुत चर्चा में है। ईडी और सीबीआई यही चर्चे में चल रहे हैं। ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, लिखा हुआ है यहाँ पर, और ईडी को हिंदी में कहा जाता है प्रवर्तन निदेशालय। तो दोस्तों ईडी में जब भी किसी को नियुक्त किया जाता है तो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करती, उसकी नियुक्ति के लिए, अध्यक्ष बनाने के लिए एक समिति बनाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। और उस कमेटी में कौन कौन होता है, तो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसके अलावा सभी सतर्कता आयुक्त ये भी सदस्य होते हैं, गृह मंत्रालय का सचिव ये भी सदस्य होते हैं, कार्मिक मंत्रालय का सचिव और राजस्व विभाग का सचिव। ये सभी लोग मिलकर के नियुक्त करते हैं डायरेक्टर ऑफ ईडी। ये सभी लोग मिलकर के प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति करते हैं। तो सवाल बस आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए, मुख्य सूचना आयुक्त किस समिति का अध्यक्ष होता है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर किस कमेटी का चेयरमैन होता है? तो जवाब देंगे कि ईडी के डायरेक्टर को जो समिति नियुक्त करती है उस समिति का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, जबकि अन्य सतर्कता आयुक्त उसके सदस्य होते हैं, जबकि अदर विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर होते हैं। ये बात सीवीसी अधिनियम की धारा 25 में लिखी हुई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के सेक्शन 25 में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये प्रश्न विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, मेक श्योर कि आपको याद रहे। आगे बढ़ेंगे, आयोग के कार्य और शक्तियों की बात करेंगे, फंक्शन एंड पावर ऑफ कमीशन को डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान दें, समझे क्या क्या शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार या इसके प्राधिकारी के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो, तो इसमें दो बातें स्पष्ट की गई हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो किन मामलों की जांच करेगी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो मामले आए हैं। और किन की जांच करेगी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की जांच करेगी। दूसरी बात इसमें कही गई है कि विशेष दिल्ली पुलिस बल की कार्य प्रणाली पर नजर रखना, यह अलग काम है। टू मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ स्पेशल दिल्ली पुलिस फोर्स कब बनाया गया था? 1941 में, और 1946 में एक्ट आया था। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना। तो किन किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है? भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी, केंद्र सरकार के जितने भी प्राधिकरणों में निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी। ठीक है, उसके अलावा देखें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी रखता है। आयोग ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विग आई, देखिए यहां पर लिखा हुआ है विग आई नामक पोर्टल बनाया है। सतर्कता आयोग राजपत्रित अधिकारियों तथा उनके समानांतर वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है, जबकि
संसद सदस्य और अन्य मंत्री इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये ध्यान रखेंगे, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग इसके क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं। तो आयोग के कार्य क्षेत्र में कौन कौन आता है? अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी 5 और उससे ऊपर के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सिडबी में ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी, अनुसूची ए और बी सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ठीक है, बीमा निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, समितियों के अधिकारी, ये सब इसमें आते हैं। अब ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि इसको पढ़ते रहें, बस एक बार इसको रीड कर लेना। ये जो दोनों पॉइंट हमने पढ़े हैं ना, इसमें से प्रश्न क्या बनेगा वो समझने की कोशिश करो, ताकि आपको समझ में आए कि पूरी प्रपंच है क्या। देखो, पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि बताइए किस अधिनियम के तहत जब भ्रष्टाचार होता है तो सीवीसी उसकी जांच करेगा। तो आप जवाब दोगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। किसकी जांच करता है? तो या तो ये केंद्र सरकार के अधिकारियों की जांच करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की जांच करता है, या फिर विसिल ब्लोअर से संबंधित कोई मामला है तो उसकी जांच ये करता है। इसमें सांसद और मंत्रियों की जांच ये नहीं कर सकता। तो अगर सांसद और मंत्री की जांच नहीं कर सकता तो इवेंचुअली ये प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। तो ये सामान्यतः अधिकारियों की जांच करता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विस हो गया, ग्रुप ए के अधिकारी हो गए, बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक वगैरह में ग्रुप डी के ऊपर के अधिकारी, भारत के सरकारी बैंकों में लेवल 5 के ऊपर के अधिकारी, भारत की बीमा कंपनियों के अधिकारी, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनके अधिकारी, नाबार्ड और सिडबी के अधिकारी, इन सब के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। विग आई याद रखेंगे कि विग आई एक पोर्टल है जो कि शुरू किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने। तो बहुत बहुत मुश्किल नहीं बनाएंगे इसको, ये जो बातें हमने समराइज की हैं आपके सामने, बस इन्हीं बातों को आप याद रखेंगे एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे उसमें पहला अन्य तथ्य यह है कि आयोग के 3 अलग अलग विंग हैं। जैसे हमने देखा था ना कि नीति आयोग के बहुत सारे विंग हैं और महिला आयोग की बहुत सारे विंग हैं, उसी प्रकार से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के भी 3 विंग हैं। एक है सचिवालय, सेक्रेटरीट, दूसरा है मुख्य तकनीकी परीक्षण खंड, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है विभागीय जांच आयुक्त, इंग्लिश में कहा जाता है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सीडीआई। तो ये पूछा जा सकता है, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको याद रखना है कि भैया आयोग के 3 संगठन हैं। पहला है सचिवालय, दूसरा है मुख्य तकनीकी परीक्षण खंड, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है विभागीय जांच आयुक्त, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये 3 इसकी ब्रांचेस हैं, ये 3 इसके अलग अलग विंग हैं। ठीक है, अब हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे सीवीसी के पास अपनी खुद की जांच शाखा नहीं है, यह सीबीआई और सीवीओ पर निर्भर है। ठीक है, ओके। सीबीआई अपनी पावर स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट से प्राप्त करती है। इसके एक इंटीग्रेटेड इंडेक्स डेवलपमेंट जारी किया जाता है, इंटीग्रेटेड इंडेक्स डेवलपमेंट। इसमें यह जो है, यह सीवीसी ने आईआईएम अहमदाबाद के साथ मिलकर के बनाया है। इसका उपयोग विभिन्न संगठन स्वयं के मूल्यांकन के लिए करेंगे। बहुत अच्छा इंडेक्स है, समझिए। इंडेक्स का नाम है इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट। ध्यान देंगे इसका मतलब क्या है। तो सीवीसी ने आईआईएम अहमदाबाद के साथ एक इंडेक्स बनाया और उसे जारी कर दिया और कहा कि अगर आप कोई संस्था चला रहे हो या आपकी कोई सरकारी संस्था है तो इसमें जितने पैरामीटर दिए गए हैं, इन पैरामीटरों के आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या आपके यहाँ प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको रोकने का तरीका क्या है। तो ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड इंडेक्स डेवलपमेंट है,
ये बहुत मददगार पैमाना है ये पता करने का कि किसी संस्था में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवन हर एक संस्था इसको अपना करके यह पता लगा सकती है कि उनकी संस्था कितने अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो IID का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट कौन जारी करता है? CVC जारी करता है विद द हेल्प ऑफ IIM अहमदाबाद। इसके द्वारा एक संस्था भ्रष्टाचार का पता लगा सकती है। ठीक है, चलिए एक और चीज, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक तो दोस्तों इसके बारे में बस एक बात याद रखेंगे कि 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर जिस दिन सरदार पटेल का जन्म हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, उनके जन्मदिन पर हम हमेशा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। उसी दिन जैसे मान लीजिए कि ये सप्ताह है और इस सप्ताह में हमने मान लिया कि मंगलवार को 31 अक्टूबर पड़ रहा है, तो वो पूरा सप्ताह जो रहेगा उसे मुख्य केंद्र जागरूकता सप्ताह के रूप में बनाया जाएगा। उसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह या विजिलेंस अवेयरनेस वीक कहा जाएगा। 2022 में ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बनाया गया था और इसका उद्देश्य था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो याद रखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इसका आयोजन उस सप्ताह के दौरान किया जाता है जिसमें 31 अक्टूबर की तिथि आती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मुख्य सतर्कता अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप खुद पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें। CBI का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1963 को। CBI कैसा निकाय है? तो यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। शुरू में ही आपको बताया था कि गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। ये अपनी सारी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। इसके पहले जो निदेशक थे उनका नाम था DP कोहली और जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत काम करती है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करेगी। CBI सिर्फ यूनियन टेरिटरी में स्वतः संज्ञान लेकर अपराधों की जांच कर सकती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त, ये कब बनाया गया? फरवरी 1982 में। यह एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसे मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत बनाया गया। यहाँ पर जो लोकायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की सलाह पर करते हैं, जबकि उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की सलाह पर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह पर की जाती है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। योग्यता जरूरी नहीं है। पहले लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित हैं। पहले उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे हैं। वर्तमान जो लोकायुक्त हैं वो जस्टिस नरेश गुप्ता हैं। 1982 में कहा गया कि मुख्यमंत्री भी इसके जांच के दायरे में है। ये सभी इसके जांच के दायरे में आते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट देती है। इसकी स्थापना मई 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है और इस संस्था के द्वारा एक सूचकांक भी जारी किया जाता है जिसे ट्रांसपेरेंसी सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इतनी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो आखिरी में जो टॉपिक हमने पढ़े वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर शुरुआत में जो बातें हमने पढ़ी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। PDF पढ़िए, सिनॉप्सिस बनाइए, MCQ लगाएंगे कल और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।